हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए द इंटरप्रेटर नाम की एक हॉलीवुड फिल्म की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। इंटरप्रेटर शब्द का अर्थ दुभाषिया है, यानी कि ऐसा इंसान जो किसी की कही बातों को आपको दूसरी भाषा में समझाए। ये फिल्म 15 अप्रैल 2005 को रिलीज हुई थी। ये एक थ्रिलर / ड्रामा फिल्म है और इसे IMDb पर 6.4 रेटिंग मिले हैं। ऑडियंस द्वारा इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और इस फिल्म को गूगल पर 73% लोगों ने लाइक किया है। कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका से होती है, जहां पर फिलिप नाम के एक फोटोग्राफर के साथ दो लोग एक पुराने बिल्डिंग में जाते हैं। फिलिप को वहीं पर गाड़ी में बैठने के लिए कहा जाता है और वो दो लोग उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे उन्हें गोलियों से भून देते हैं। फिलिप ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर आकर छुप जाता है और उन लोगों की फोटोज क्लिक कर लेता है। अब यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है सिल्विया पर, जो कि यूनाइटेड नेशंस में एक इंटरप्रेटर है। वहाँ पर दिन में बहुत से लोग भाषण देते हैं। बाकी के इंटरप्रेटर्स की तरह सिल्विया का काम भी ये है कि वो उन लोगों को उस भाषा को समझाए। यूँ तो सिल्विया बहुत सी भाषाओं में मास्टर है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में बोली जाने वाली एक कुभाषा को भी जानती है, जो कि बहुत कम जानी जाने वाली भाषा है। रोज की ही तरह सिल्विया अपना काम करती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। जाने के बाद उसे अचानक से ये याद आता है कि वो म्यूजिक क्लास के लिए अपना कुछ सामान लेकर आई थी, जिसे उसने अपने कैबिन में रखा था। वो काफी वक्त से वहाँ पर काम कर रही है और वहाँ के स्टाफ को जानती है, इसीलिए उसे वो सामान रखने की परमिशन मिल गई थी। सिल्विया उस सामान को लेने के लिए जैसे ही वापस आती है, उसे अचानक से कुछ बातें सुनाई देती हैं। ये कॉन्वर्सेशन यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में हो रहा था। बोलने वाले लोगों को ये पता नहीं था कि वो माइक के काफी ज्यादा करीब बोल रहे हैं, इसी वजह से वो बातें सिल्विया को सुनाई दे जाती हैं। ये बातें कुभाषा में हैं, इसीलिए वो उसे समझ जाती है, लेकिन वो ऐसा कुछ सुनती है जिसकी वजह से वो हड़बड़ा जाती है। उसकी मूवमेंट की वजह से कैबिन की लाइट ऑन हो जाती है और वो लोग उसे देख लेते हैं। सिल्विया घबरा कर वहाँ से भाग जाती है और सीधा अपने घर पहुँचती है। उस रोज वो म्यूजिक क्लास भी नहीं जाती, क्योंकि वो इतना ज्यादा डर जाती है कि उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। सिल्विया जैसे ही घर पहुँचती है, वो अपना कंप्यूटर ऑन करती है। वो किसी इंसान को एक ईमेल मार्क करती है। सिल्विया उस ईमेल में लिखती है कि उसे उसकी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि उसने असेंबली में आज कुछ डरा देने वाला सुना। अगले ही दिन से सिल्विया का पीछा होने लगता है। काली कार में एक इंसान रोज उसका पीछा करता है। आज सिल्विया को इंटरप्रिटेशन के लिए कहीं और ले जाया जाता है। आज उसे किसी ऐसे इंसान से बात करनी थी जो कुभाषा बोलता था। उन बातों को ट्रांसलेट करते हुए सिल्विया को ये पता चलता है कि जुबानी, जो कि अफ्रीका में एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, वो यूनाइटेड नेशंस आने वाले हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत ही परेशानी का माहौल है। हो सकता है कि उनके हाथों से सत्ता निकल जाए, इसीलिए वो यूनाइटेड नेशंस में एक आखिरी बार भाषण देना चाहते हैं। सिल्विया ने जो कुछ भी सुना था, वो सारे तारों को एक साथ जोड़ने लगती है। वो सीधा ऑफिशियल्स के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उसने पिछली रात यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में कुछ सुना था। उसने 2 लोगों को कुभाषा में कुछ फुसफुसाते हुए सुना। वो लोग कह रहे थे कि उसका किस्सा यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा और वो उस हॉल से जिंदा वापस नहीं जा सकता। सिल्विया को अब ये सब बातें जुड़ी हुई लगने लगती हैं। वो सबको ये बताती है कि उसे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जुबानी पर यहाँ पर हमला होने वाला है। जब वो भाषण देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। बात की सिवेरिटी को देखते हुए इस केस को सीक्रेट सर्विसेज के हाथों में सौंप दिया जाता है। सिल्विया की कही हुई बात कितनी पुख्ता है, इसको लेकर बार बार छानबीन की जाती है। सिल्विया से तरह तरह के सवाल किए जाते हैं, यहाँ तक कि उस पर भी शक किया जाता है। इस केस पर एजेंट कैलर काम कर रहे हैं। वो सिल्विया से बात करते हैं और उन्हें बात करते ही सिल्विया पर शक होने लगता है। कैलर के द्वारा जब सिल्विया का बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो उसे ये पता चलता है कि सिल्विया 2 देशों की निवासी है। अमेरिकन होने के साथ साथ उसके पास मटोबन सिटीजनशिप भी थी और इसीलिए उनका शक उसके ऊपर भी जाता है। कैलर को तो इस हद तक सिल्विया पर शक है कि वो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करता है, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट उसके फेवर में ही आता है। वो इतनी ज्यादा नर्वस थी कि उसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा हिले हुए थे। कैलर को सिल्विया के बारे में कुछ और भी पता चलता है। उन्हें ये मालूम होता है कि सिल्विया का परिवार बचपन में ही मर गया था। उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन की मौत एक बॉम्ब ब्लास्ट में हो गई थी। इस सब का जिम्मेदार जुबानी था और अब उन लोगों को ये लगने लगता है कि सिल्विया शायद ये उससे बदला लेने के लिए कर रही है। वैसे तो सिल्विया के पास पूरी वजह है कि वो जुबानी को जान से मार दे, लेकिन फिर भी कैलर को ये लगता है कि वो क्लीन है, क्योंकि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास कर लेती है। इसीलिए सिक्योरिटी सर्विसेज वाले ये डिसाइड करते हैं कि सिल्विया को घर भेज दिया जाएगा। कैलर और उसकी टीम अब ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग सिल्विया को एक चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। यूं तो सिल्विया ने साफ साफ ये कहा था कि वो आवाजें फुसफुसाने वाली आवाजें थी,
इसीलिए उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी केलर बाकी लोगों से यही कहता है कि सिल्विया उन आवाजों को पहचान सकती है और बहुत ही जल्द वो लोग उन आवाजों को पहचानने के लिए कोशिश करेंगे। सिल्विया के बारे में और भी चौंकाने वाली चीजें पता चलती हैं, जहां केलर को ये पता चलता है कि सिल्विया भड़काऊ रैलियों का हिस्सा हुआ करती थी। उसे सिल्विया की कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जहां वो भड़काऊ रैलियों का हिस्सा हुआ करती थी। सिल्विया से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो साफ साफ कहती है कि ये उसका अतीत है और इससे पीछा छुड़वाने के लिए ही वो यहाँ पर आई है। उसके घर पर जिस तरह के भी हालात थे और जिन हालातों में उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन की मौत हुई, शुरुआत में उसने तय किया था कि वो हिंसा के जरिए बदला लेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे ये समझ आया कि बदलाव के और भी रास्ते हैं। भले ही उनमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगे, लेकिन वो हिंसा से बेहतर है। सिल्विया अब केलर को कू लोगों की एक प्रथा के बारे में बताती है। सिल्विया ये कहती है कि जब भी कू परिवार में किसी की हत्या होती है तो उनके हाथों में पूरा हक होता है कि वो उस इंसान की जान ले सकते हैं। हत्यारे को एक नाव में बिठाया जाता है और उन लोगों के हाथ में पूरी ताकत होती है। वो चाहें तो उसे बचा सकते हैं या उसे डूबने भी दे सकते हैं, और सिल्विया बचाने में विश्वास रखती है। इस बार सिल्विया जैसे ही पूछताछ के बाद अपने घर जाती है, उसके घर में उसे कोई अनजान इंसान मिलता है। उसे वहां पर देखकर वो चिल्लाती है और सीधा पुलिस वालों को बुलाती है। इस हादसे को देखकर केलर काफी शर्मिंदा होता है, क्योंकि अगर उसने उसे पहले से ही सिक्योरिटी दी होती तो शायद उसके साथ ये नहीं होता। केलर को इस बात पर पूरा पछतावा है और इसीलिए अब वो सिल्विया के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा देता है। केलर अब सिल्विया को सॉरी कहने के लिए उसे डिनर पर ले जाता है। वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि 2 हफ्ते पहले ही उसकी बीवी की मौत हुई है। वो और उसकी बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। उन दोनों का झगड़ा होता और कुछ दिन के लिए वो वहाँ से चली जाती, लेकिन वो हर बार वापस आती थी। उस रात भी उसने उसे फोन पर मैसेज भेजा था और वो घर ही वापस आ रही थी। वो पेशे से एक डांसर थी और अपने ही एक कलीग एडी के साथ वो कार में वापस आ रही थी, लेकिन उस कार का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। केलर अब उसे कहता है कि उसका दिल इतना बड़ा नहीं है। अगर एडी को बोट में बिठाया जाए तो वो उसे डूबने देगा, उसे बचाएगा नहीं। सिल्विया को अब 24/7 सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन उसे इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके सामने वाले घर में बहुत से सिक्योरिटी ऑफिसर्स तैनात हैं जो 24 घंटे उस पर नजर रखते हैं। एक रोज सिल्विया के फोन पर कोई कॉल आती है और वो उस इंसान से मिलने के लिए अपने स्कूटर पर निकल जाती है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर उसका पीछा करता है, लेकिन सिल्विया उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। वहां जाकर वो फिलिप से मिलती है, जो कि एक फ्रेंच है और पेशे से एक फोटोग्राफर है। ये वही इंसान है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। सिल्विया जैसे ही फिलिप से मिलती है, वो सबसे पहले अपने भाई साइमन के बारे में पूछती है। जी हाँ, सिल्विया का एक भाई भी है जिसका नाम साइमन है। सिल्विया जब साउथ अफ्रीका से वापस आई थी तो उसके भाई साइमन ने वहीं पर रहने का फैसला किया। सिल्विया ने जहां अमन और शांति का रास्ता चुना, वहीं साइमन ने वायलेंस का रास्ता चुना। सिल्विया बस इतना जानना चाहती थी कि उसका भाई ठीक है। फिलिप सिल्विया को इस बात का दिलासा दिलाता है कि इन सब में साइमन इन्वॉल्व नहीं है, और साथ ही जोला नाम के एक पॉलिटिशियन की मौत हो चुकी है, जो कि जुवानी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। उस वक्त साउथ अफ्रीका में 3 मेन पॉलिटिशियंस थे। पहला जुवानी था और दूसरा जोला और कुमान कुमान। सिल्विया जैसे ही फिलिप से मिलकर अपने घर वापस आती है, केलर उस पर काफी गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि वो इस तरह से अपने घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि इस तरह से उसकी जान को खतरा हो सकता है। सिल्विया थोड़ी सी भावुक है क्योंकि जोला की मौत हो चुकी है और उसके और जोला के बीच में प्रेम संबंध थे। क्योंकि कू लोग मरे हुए लोगों का नाम नहीं लेते, इसीलिए वो केलर को कहती है कि उसने किसी ऐसे को खोया है जिससे वो बहुत प्यार करती थी। भले ही उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई, लेकिन एक वक्त था जब वो एक दूसरे के लिए जान दिया करते थे। सिल्विया को फिर से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और इस बार वो ब्रुकलिन के लिए निकल जाती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं जाती, बल्कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने साथ ले जाती है। सिल्विया वहाँ पर खड़े होकर किसी का इंतजार करती है। उसके सामने आकर एक बस रुकती है और वो कू भाषा में कुछ कहती है। उसे कू भाषा में कहते हुए कुमान कुमान सुन लेता है। कुमान कुमान वही पॉलिटिशियन है जो साउथ अफ्रीका के मेन पॉलिटिशियंस में से एक है। सिल्विया ने ये जानबूझकर किया था क्योंकि वो कुमान कुमान से बात करना चाहती थी। वो दोनों जैसे ही बस में बैठते हैं, वो उससे बात करने लगता है और वो बातों ही बातों में उससे हत्यारा कहती है और उससे पूछती है कि उसका भाई साइमन कहाँ पर है। कुमान कुमान इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वो उसके भाई साइमन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। साथ ही उसे जोला की मौत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ये बस पूरी तरह से लोगों से भरी हुई है। इस बस में कुमान कुमान, सिल्विया के साथ साथ एक सीक्रेट ऑफिसर डग भी है। डग को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि इस बस में कुछ तो गलत चल रहा है, क्योंकि जीन गांबा नाम का एक इंसान इस बस में बॉम्ब लेकर आया है। सिल्विया अगला स्टॉप आते ही वहां पर उतर जाती है और उसके साथ ही जीन गांबा भी उतर जाता है। एक औरत उस बैग को छू लेती है जिसमें बॉम्ब था और लोगों के देखते ही देखते वो बॉम्ब फट जाता है। उस ब्लास्ट में कुमान कुमान के साथ साथ सीक्रेट ऑफिसर डग की भी मौत हो जाती है। केलर यूं तो सिल्विया पर गुस्सा करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी हालत देखता है, वो उसे गले से लगा लेता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है
जब डॉक्टर जुवानी को यूएन में भाषण देने के लिए आना है। उसी दिन केलर को ये पता चलता है कि फिलिप नाम के उस फोटोग्राफर ने एक होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली है। उसने वहां पर एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिस पर उसने सिल्विया का नाम लिखा है। वो चाहता है कि इस नोट को सिर्फ सिल्विया ही पढ़े। साथ ही उसने एक बैग भी रखा है जिसे वो सिल्विया को देना चाहता है। केलर उस सुसाइड नोट और उस बैग को लेकर सिल्विया के पास जाता है। सिल्विया जैसे ही उस नोट को पढ़ती है उसे ये पता चलता है कि उस रोज जोला की ही नहीं बल्कि उसके भाई साइमन की भी मौत हुई थी। फिल्म की शुरुआत में फिलिप ने जिन दो लोगों को मरते हुए देखा था वो और कोई नहीं बल्कि जोला और साइमन थे। साइमन को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था और फिलिप के उस बैग में और कुछ नहीं बल्कि साइमन की एक नोटबुक थी जिसमें उसने मरने वालों के नाम लिखे थे और साथ ही उनके मरने की वजह भी लिखी थी। उन हजारों नामों में उसके माता पिता का भी नाम था और साथ ही उसकी छोटी बहन का भी। सिल्विया केलर को वहां से जाने के लिए कहती है। वो पेन उठाती है और अपने भाई साइमन का नाम उसी नोटबुक में लिखती है। साथ ही उसके मरने की वजह गोली लगना लिखती है। अपने भाई के नाम के नीचे वो अपना नाम भी लिखती है जिससे हमें ये साफ साफ पता चल जाता है कि उसने अब अपना रास्ता चुन लिया है। उस रात भी केलर और उसके साथी सिल्विया के घर पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा है कि हत्यारा जो भी है वो सिल्विया को मारने भी जरूर आएगा। केलर अचानक से देखता है कि सिल्विया के घर में कोई है और वो भागते हुए उसके घर में जाता है। वहां पर उसे जीन गांबा नाम का वही इंसान दिखता है जिसने वो ब्लास्ट किए थे। वो जीन को तो जान से मार देता है लेकिन वो देखता है कि सिल्विया उस घर में कहीं भी नहीं है। वो बाथरूम की खिड़की से भाग गई है और किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गई है। केलर बहुत देर तक सिल्विया को ढूंढता रहता है। वो अपनी पार्टनर वुड से कहता है कि वो एक इंसान को अपनी जिंदगी से खो चुका है और वो सिल्विया को नहीं खोना चाहता। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है वो अपनी वॉइस मेल पर सिल्विया की आवाज सुनता है। सिल्विया उससे कहती है कि अमन का रास्ता बहुत लंबा है और इसीलिए उसे ये सब जल्दी खत्म करना है। केलर ये बात समझ जाता है कि वो जुबानी के साथ कुछ करने वाली है और वो उसे रोकने की भरपूर कोशिश करेगा। अगली रोज केलर और उसके साथी जीन गांबा के फोन के ट्रैक रिकॉर्ड्स निकालते हैं। कॉल रिकॉर्ड से उन लोगों को ये पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट के ठीक बाद उसने मार्कस मटू नाम के एक इंसान को कॉल की थी। वो सब मार्कस मटू नाम के इंसान को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो चेहरा मिल जाता है। केलर जैसे ही उस चेहरे को देखता है उसे ये याद आ जाता है कि उसने उसे यूएन में देखा है। मार्कस मटू बिल्डिंग के अंदर ही है और जैसे ही जुबानी भाषण देने के लिए आता है वो अपनी गन के हिस्से जोड़ने लगता है। मार्कस अपनी गन जुबानी के ऊपर तान देता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से जुबानी का सिक्योरिटी चीफ आता है। वो उससे कहता है कि उसकी माँ और उसकी बहन को पैसे मिल जाएंगे और वो जो कुछ भी काम कर रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। मार्कस जैसे ही ट्रिगर दबाने लगता है वो देखता है कि गन चल नहीं रही है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है सिक्योरिटी चीफ उसे जान से मार देता है। केलर यहाँ वहाँ नजर घुमाता है और अचानक से उसे शीशे में एक छेद दिखाई देता है। वो भागता हुआ उस कमरे की तरफ जाता है और वो सिक्योरिटी चीफ को वहाँ पर देख लेता है। जुबानी का सिक्योरिटी चीफ अचानक से बहाने बनाने लगता है और वो कहता है कि वो इंसान जुबानी को बस जान से मारने ही वाला था कि तभी उसने उसे देखकर जान से मार दिया। केलर अचानक से ये देखता है कि उसने हाथों में ग्लव्स पहने हैं और उसके हाथों में गन का वो हिस्सा है जिसकी वजह से गन चली नहीं। केलर उसकी तरफ गन तान देता है और उसे कहता है कि उसे अपने आप को सरकार के हवाले करना होगा। वो पूरी सिचुएशन को बाकी लोगों को समझाता है और उस सिक्योरिटी चीफ को वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। जुबानी को एक सेफ रूम में रखा गया है जहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं है कि तभी अचानक से सिल्विया वहाँ पर आती है और वो उस पर गन तान देती है। असल में जुबानी को कोई भी जान से मारने वाला कभी था ही नहीं। इस पूरे के पूरे जाल को जुबानी के द्वारा ही बिछाया गया था ताकि वो अपने आप को बेचारा साबित कर सके। उसने अलग अलग लोगों के जरिए जोला और कुमार नाम के अपने दोनों कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटा दिया। वो लोगों को बस ये दिखाने वाला था कि उस पर भी हमला हो रहा है और उसे भी लोग जान से मारने वाले हैं, इसीलिए दया की वजह से ही लेकिन लोग उस पर भरोसा करने लगेंगे। केलर इस बात का पर्दा लोगों के सामने फाश कर देता है और अब उसे सिल्विया की चिंता होने लगती है। अचानक से उसे यह ख्याल आता है कि सिल्विया और कहीं नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग में है और हो ना हो वो जुबानी के साथ ही है। असल में पिछली रात से ही सिल्विया जब अपने घर से गायब हुई थी वो ऑफिस में ही आकर छुप गई थी और वो बस जुबानी के आने का इंतजार कर रही थी। केलर को जैसे ही इस बात का एहसास होता है वो कैमरा के जरिए सिल्विया से बात करता है और वो अकेला ही उस कमरे में आ जाता है। सिल्विया बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती, लेकिन फिर भी वो उसे समझाने की भरपूर कोशिश करता है। केलर की बातों से धीरे धीरे सिल्विया का दिल पिघलने लगता है और वो जुबानी से कहती है कि वो उसका हीरो हुआ करता था। जुबानी भी एक गरीब परिवार से था और उसने बहुत ही
मेहनत के बाद देश को सुधारने के लिए अपना मुकाम हासिल किया था, लेकिन जैसे ही ताकत आई उसका दिमाग खराब हो गया और जितना उसने देश को दिया था उससे कहीं ज्यादा उसने देश से वापस ले लिया। सिल्विया उसे उसी की किताब का लिखा हुआ पहला पन्ना पढ़ने के लिए कहती है, जिसमें उसने देशभक्ति की बहुत सी बातें कही थी जिनकी वजह से सिल्विया उसकी फैन थी। जुबानी एक एक करके जैसे उन बातों को पढ़ता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे इस बात का एहसास होता है कि वो क्या हुआ करता था और अब वो क्या बन चुका है। जुबानी जैसे ही उस पन्ने को पढ़कर खत्म करता है, केलर सिल्विया के हाथ से गन ले लेता है और इसके साथ ही जुबानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि सिल्विया केलर से मिलने के लिए आती है और हमें ये पता चलता है कि कोर्ट में केलर ने सिल्विया के हक में ही गवाही दी थी, लेकिन फिर भी उसे उसके देश साउथ अफ्रीका वापस भेजा जा रहा था। वो दोनों एक आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि जिंदगी में अगर कभी वक्त मिला तो वो एक दूसरे से दोबारा जरूर मिलेंगे। यूं तो कूल लोग मरे हुए लोगों का नाम नहीं लेते, लेकिन फिर भी सिल्विया उससे उसकी बीवी का नाम पूछती है। केलर उसे कहता है कि उसकी बीवी का नाम लॉरी केलर था और 23 दिन पहले उसकी जान गई है। और इसके साथ ही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर इस फिल्म को लेकर हम अपना रिव्यू बताएं तो यूं तो ये फिल्म काफी कमाल की कहानी है और इसमें आपको लोगों की बेहतरीन एक्टिंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दें। साथ ही इस कहानी में हम ये देख पाएंगे कि एक हादसा पूरे परिवार को किस तरह से झंझोड़ के रख देता है। सिल्विया और साइमन दोनों ही एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। वो साउथ अफ्रीका के साथ, जुबानी के साथ और अपने देश के साथ बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन एक रोज अचानक से उनकी दुनिया खत्म हो गई और जिंदगी का रुख कहीं और ही मुड़ गया। सिल्विया और साइमन की जिंदगी कैसी होती अगर उनके माता पिता और उनकी छोटी बहन की कभी मौत नहीं होती। वो दोनों भी एक आम सी जिंदगी जीते और शायद खुश रहते। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, अगर आपके पास कुछ कहानियां हैं जो आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें और जिनकी कहानी हम आपको बताएं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो वेरी मच गाइस एंड बाय बाय।